Hello everyone. Today I will discuss the topic the classical theory of employment रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है पूर्ण रोजगार की। यदि किसी समय पूर्ण रोजगार से थोड़ा डिविएट होती है अर्थव्यवस्था, यानी पूर्ण रोजगार से थोड़ा कम रोजगार होता है, तो अर्थव्यवस्था में ऐसी पावर होती है, ऑटोमेटिकली जो है स्वतः जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी समय पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं होती है तो उसका कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो। यदि अर्थव्यवस्था को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसमें स्वतः जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने की शक्ति होती है। रोजगार का स्तर पूर्ण रोजगार पर पहुंच जाएगा। क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो था 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। वो 3 फैक्टर्स जो है वो ये हैं। क्लासिकल theory of employment is based on first Say's law of market। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थियरी है वो 3 फैक्टर्स पे जो बेस्ड है। क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, सेज लॉ ऑफ मार्केट, या सेज मीन्स जेबी से के बाजार नियम पर आधारित है। मैं ऐसे समझाऊंगी कि जेबी से का बाजार नियम क्या है। दूसरा है क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा किस पर आधारित है? क्लासिकल थियरी ब्याज के क्लासिकल जो है सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा जो है इसमें थर्ड फैक्टर जो है वो है थियरी ऑफ लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। क्लासिकल जो एम्प्लॉयमेंट थियरी है वो किस पे है? 3 फैक्टर पर मुख्यतः जो है आधारित है। सेज लॉ ऑफ मार्केट, क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट, थियरी ऑफ लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। अब पहले तो मैं बता दूं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में जो मुख्यतः नाम आते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, पीगू, मार्शल। हालांकि प्रोफेसर मार्शल को न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, बट इन लोगों के द्वारा जो थियरी दिया गया है किन्स उसी को इस कैटेगरी में रखते हैं, क्लासिकल थियरी के कैटेगरी में रखते हैं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो सेज लॉ ऑफ मार्केट को एडवोकेट किए, यानी अपने थियरी में इसको सम्मिलित किए। अब सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है? सेज के अनुसार है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इनका जो मेन फोकस था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब क्या है कि पूर्ति स्वयं मांग का निर्माण करती है। तो पूर्ति स्वयं मांग का निर्माण कैसे करती है? ऐसे करती है कि उत्पादन किसकी सहायता से होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन होता है। तो जो उत्पादन के फैक्टर उत्पादन में लगेंगे तो उससे उनको क्या होगा? आय होगा, और जो आय उन्हें प्राप्त होगा उसी आय से वो क्या करेंगे?
सप्लाई किनके द्वारा होगा, फैक्टर्स लगेंगे प्रोडक्शन में, तो वो वहाँ से क्या होगा, सप्लाई होगा। उसके बाद जो फैक्टर्स जिनके सहयोग से उत्पादन हुआ अर्थात सप्लाई हुआ, जो सहयोग के बदले जो उनको प्राइज मिला, पुरस्कार मिला इनकम के रूप में, उसी इनकम से वो क्या किए, डिमांड किए। यानी कि जितना वो सप्लाई उनके द्वारा उत्पादन हुआ अर्थात सप्लाई हुआ और उस उतना जो है वो उसका डिमांड कर लिए। इसलिए जो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि पूर्ति जो है स्वयं मांग का निर्माण कर रही है। किस रूप में, प्रोडक्शन फंक्शन को जो इनकम हुआ उसी इनकम से वो वस्तु का मांग कर लिए। यानी कि अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है। जेवी से के अनुसार अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की स्थिति नहीं होती है। किसी समय यदि होती भी है तो एडजस्टमेंट हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है और फिर जो है उत्पादन और मांग जो है दोनों बराबर हो जाते हैं। दूसरा आता है क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। अब बात होती है कि किसी समय हम मान लेते हैं कि जितना हमारा इनकम हुआ, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा इनकम जो है वो होता है C+S, यानी कि जो हमारा टोटल इनकम है, पूरा मांग का मतलब है कि ये फैक्टर नहीं होना है, इस फैक्टर को नहीं होना है पूरा। यदि इसको कंप्लीटली करेक्ट माने, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब जो हमारा 100% यानी 100 रुपया हमारा अर्निंग है तो वो पूरा का पूरा 100 रुपया का हम डिमांड कर लिए, तो क्या हो जाएगा, Y=C हो जाएगा। यानी कि टोटल इनकम जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता कैसे है, Y=C+S। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार क्या होता है कि उनका जो थियरी है, इंटरेस्ट थियरी है, उसमें क्या होता है, S=I, जो सेविंग होता है वही क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि जो ये S जो है वही I हो जाता है। जो कंज्यूमर सेव करता है उसी को प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, यानी कि ये वाला जो है C+I होता है। अब मान लेते हैं किसी समय जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा सेविंग ज़्यादा हो गया और ये बराबर नहीं हुआ, S>I हो गया। किसी समय हो सकता है S<I होगा। तो ये यदि कंडीशन होता है जहाँ पर कि इक्वल नहीं है, तो उस समय क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके थ्रू जो है हमारा S=I होगा। सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। जब हमारा सेविंग अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी अधिक होगा, तो क्या होगा, सप्लाई अधिक है, उसका डिमांड कम है। डिमांड यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो डिमांड कम है, सप्लाई अधिक है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और किसी समय हम ऐसा सपोज करते हैं कि सप्लाई जो है लेस है और इन्वेस्टमेंट अधिक है, यानी कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड। डिमांड किसके लिए, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो उस समय क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो जाएगा और ये दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। एक तो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगा। ब्याज अधिक होने से क्या होगा, लोग और ज़्यादा सेव करेंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह का जो इनइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में लाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो सेकेंड फैक्टर जो है क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थियरी का वो है इंटरेस्ट। अब थर्ड आता है कि थियरी ऑफ लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट का थियरी पढ़ रहे हैं, तो अब किसी समय ऐसा हो सकता है लेबर मार्केट में कि जो है लेबर डिमांड कम हो और लेबर सप्लाई अधिक हो, तो वेज रेट इसमें ये भी कहा गया है कि इसके एजम्पशंस में ही एक एजम्पशन है कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो किसी समय यदि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम होगा, तो
तो क्या होगा, वेज रेट उस समय घट जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट से कम का मतलब है कि जितना लेबर है उतना लेबर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, तो लेबर का क्या होगा, सप्लाई अधिक हो रहा है, तो लेबर का सप्लाई अधिक होगा तो क्या होगा, वेज रेट कम हो जाएगा। तो वेज रेट कम हो जाएगा तो फिर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और किसी समय ऐसा होगा कि जो सप्लाई कम होगा और लेबर का डिमांड अधिक होगा, तो वेज रेट क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में, इसको मैं डायग्राम से इसको और इसको सारे चीज़ों को बताऊंगी, तो उस समय क्या होगा, वेज रेट बढ़ जाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई, इस थियोरी से जो है लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पर मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, और एक कंप्लीट जो है क्लासिकल थियोरी का एक मॉडल बनेगा, जिससे जो निकलेगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो आय और फुल एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन निकलेगा पूरा कंप्लीट मॉडल से। तो अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस देखते हैं क्या है। तो अब क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का कुछ एजम्पशंस को देखते हैं। इसके एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन से हमारा जो है इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने में सहायता होगी। यदि क्वेश्चंस पूछता है क्रिटिकली एग्जामिन क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बताएंगे कि क्लासिकल जो एम्प्लॉयमेंट थियोरी क्या है, उसके एजम्पशंस लिखेंगे, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिखा देंगे, उसके बाद जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, यानी क्रिटिसिजम्स लिखेंगे। तो एजम्पशंस से ही निकलेगा वो। तो इसके एजम्पशंस जो है वो है, फर्स्ट जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। हम देख ही चुके हैं कि इनका जो थ्योरी है ये मान के ही चले हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मान के ही चले हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। सेकंड है पूर्ण रोजगार का स्तर होता है। किसी समय रोजगार, पूर्ण रोजगार का स्तर से कम होता है तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक ऐसा पावर होता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो आ जाती है। उसके सेकेंड जो है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। अभी जैसे कि अभी का सारी इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं। लेकिन जो क्लासिकल थियोरी था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये एज्यूम कर लिया कि इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड है, वहाँ पर जो है विदेशी व्यापार नहीं होता है। थर्ड जो है लेस फेयर यानी कि इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट, लेस फेयर मतलब हुआ कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। और इनका एजम्पशन में ये है कि यदि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा तभी जो है वो सस्टेन करेगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो है तभी सस्टेन करेगा। तो ये है लेस फेयर कैपिटलिस्ट लिस्ट इकोनॉमी, मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसका मतलब हुआ कि ऐसी इकोनॉमी जो है एज्यूम किया गया है जहां पर कि किसी भी एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो है गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जो फोर्थ है इसमें है कि डिमिनिशिंग होता है, यानी कि जो लॉ लागू होता है उत्पादन में वो डिमिनिशिंग होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न
रिटर्न जो है ऑपरेट्स होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट, यानी कि जब हम उत्पादन में लेबर लगाएंगे, स्टार्टिंग में लगे, बिगनिंग में हम लेबर, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, और जो जो हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे उत्पादन में, तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न जो है ऑपरेट हो रहा है, यानी कि उत्पादन का घटता नियम, वो घटता जाएगा, लागत बढ़ता जाएगा और उत्पादन घटता जाएगा। ठीक है, ऑपरेटेड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में ये वाला जो है नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का होता है। अब आता है कि टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू, किस पे, कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे। टोटल आउटपुट is divided between consumption and investment। यानी कि यहाँ पर ये क्या दिखा है, इसी के कारण से इक्विलिब्रियम होता है। क्या हो रहा है कि जो हमारा टोटल आउटपुट है उसको या तो हम कंज्यूम कर जाते हैं या तो हम इन्वेस्ट करते हैं। वही जो y इक्वल टू हम बताए थे C प्लस एस है, कंज्यूमर की तरफ से क्या होगा, हम अपने टोटल इनकम का या तो हम कंज्यूम करेंगे, उसको सेव करेंगे, और ये सेव ही हमारा सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्योंकि S इक्वल टू आई जो है ज्यूम करके चले हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो इसलिए जो है हमारा टोटल आउटपुट क्या होगा, वो जो है डिवाइड होगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में। जो जितना हम कंजम्पशन में खर्च किए तो किए, बाकी का क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जो है ये है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब आता है कि मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी इज ओनली मीडियम ऑफ मनी क्या है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लेबर है वो होमोजेनस है, यानी कि लेबर की जितनी, मजदूरों की जितनी भी इकाई है वो समरूप है। लेबर इज होमोजेनस, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ लेबर जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, कुछ नहीं है स्किल्ड, ऐसा नहीं है। क्या है, सभी बराबर हैं, एक यूनिफॉर्म है उसका। यदि कोई भी ट्रेनिंग लिया है तो सारे के सारे लिया है, जितने एक मजदूर स्किल्ड है सारे के सारे उसी तरह से स्किल्ड हैं, यानी कि बराबर है, सब होमोजेनस है। जो नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस और वेज में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबल वेज एंड प्राइस। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जिस पे
क्लासिकल थियरी जो है एम्प्लॉयमेंट का वो बेस्ट है। तो इस जंक्शन को लेते हुए अब हम देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है मनी मार्केट में और लेबर मार्केट में, उसको हम डायग्राम से दिखाते हैं। फिर एक जो होल मॉडल हम डायग्राम से दिखाए